एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। ये जितना भी साइंस है वो आपका झारखंड या भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सारे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारा क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो बिना स्किप के सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर से स्टडी कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल जो है वो मदद करता है, बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तैराकों को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावन बल जो है वो मदद करता है। डिटेल्स में समझते हैं तो उत्प्लावन बल जो है वो आपका किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला एक बल होता है ना। याद रखिएगा कौन सा बल होता है, ठीक है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि आवेग यानी इम्पल्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग आवेश यानी इम्पल्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि किसी वस्तु के संवेग को बदलने के लिए ना समय के साथ जो है वो कार्य के करने वाले बल के प्रभाव का वर्णन या बोल सकते हो मात्रा निर्धारित करने के लिए आवेग यानी इम्पल्स का उपयोग जो है वो किया जाता है, जिसका यूनिट जो है वो आपका केजी मीटर पर सेकेंड जो है वो होता है। वहीं एक थोड़े समय के लिए कार्य करता है ना। क्या करता है? ये थोड़े समय के लिए कार्य करता है और यह बल की तरह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा भी होती है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बल है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे इम्पल्स यानी आवेग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है वो सदिश नहीं है। सदिश अदिश तो सभी को पता होगा। तो जी हाँ, वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सदिश राशि कहलाते हैं। जो आपका यहाँ पे वेग और बल ये जितने भी हैं ये आपके सभी सदिश राशि हैं। जो आपका सदिश राशि नहीं है वो है आपका कार्य। कार्य जो है वो आपका एक अदिश राशि है ना, क्योंकि यहाँ पे वेग, त्वरण और बल इन सभी में क्या है? परिमाण और दिशाएं दोनों है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एवेंजेलिस्टा टोलिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि ये आपका मरकरी बैरोमीटर के लिए है ना। मरकरी बैरोमीटर जो कि आपका वायुमंडलीय दाब को मापने वाला एक उपकरण होता है, इसके आविष्कार के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? तो वह है आपके एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ना। इनका एवेंजेलिस्टा भी होता है, एवेंजेलिस्टा भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम लोग स्प्रिंग तुला की बात करते हैं तो यह आपका एक बैलेंस जो कि स्प्रिंग के तनाव से वजन मापता है एक उपकरण है ना। अब इसकी खोजकर्ता कौन है? तो वह है आपके रिचर्ड सॉल्डर है ना। वही अगर हम लोग पीजोमीटर की बात करते हैं तो पीजोमीटर जो है वो आपका एक तरल और गैस के दबाव को मापने के लिए एक उपकरण है ना। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो वह है आपके हंस क्रिश्चियन ओटेंड ना। वही अगर हम लोग वैक्यूम गैस की बात करते हैं जो कि आपका वायुमंडलीय दाब के नीचे दाब को मापता है, तो इसके खोजकर्ता जो है वो आपके बॉयल है ना। याद रखिएगा। तो इन सारे टॉपिक को इस क्वेश्चन के अंदर आप याद रखिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे या फिर उनके खोजकर्ता या फिर किस चीज का खोज किया है उनका भी नाम दे दे, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाइए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर से स्टडी कीजिएगा। सारा का लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप सारे क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जो है यानी SI इकाई जो है वो यूज किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने की बात करते हैं तो वो है आपका मोल। किसी भी पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट जो है वो आपका मोल होता है। वही ताप का SI यूनिट जो है वो आपका केल्विन होता है। कैंडेला जो है वो आपका ज्योति तीव्रता का SI यूनिट होता है। याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट है आपके पास कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर डैश बनाता है। क्या बनाता है? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है वो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर जो है वो आपका एक यौगिक का निर्माण करता है ना। वही अगर हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में बात करते हैं तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक भी जो है वो इन्हें माना जाता है। वही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो आपका ईस्वी था, इन्होंने परमाणुओं और उनके गुणों के संदर्भ में सभी पदार्थों का वर्णन करने का पहला पूर्ण प्रयास जो है वो किया था। कब किया था? 1803 ईस्वी में किया था ना। इन्हें भी क्या कहा जाता है?
तो परमाणु सिद्धांत का आधुनिक जनक कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और एक हरा कोट जो है वो प्राप्त कर लेती है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि वो है आपका कॉपर। कॉपर जो है वो हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करता है और आपका धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेता है ना। और ये हरा पदार्थ जो है वो आपका क्षारीय कॉपर कार्बोनेट कहलाता है ना, याद रखिएगा, है ना। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका कॉपर ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो जी हाँ, अगर हम लिंग गुणसूत्र नहीं होने की बात करते हैं तो वह है आपका छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपी में भी जो है वो लिंग गुणसूत्र नहीं होता है ना। जैसे सांप वगैरह हो गया, बहुत सारे इस तरह के सरीसृपी होते हैं ना, सही में जो है वो आपका लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट है आपके पास डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। नहीं बनाता है। तो देखिए आपका एडिनिन हो गया, गुआनिन हो गया और आपका साइटोसिस हो गया, ये सभी जो है ना वो आपके एमिनो अम्ल बनाते हैं। वहीं अगर हम लोग टायरोसिन की बात करते हैं तो टायरोसिन जो है वो आपका एक अतात्विक एमिनो अम्ल यानी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है ना, इसे याद रखिएगा ना। वहीं टायरोसिन की बात करते हैं तो टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल जो है वो आपका डीएनए में मौजूद एक यौगिक है। क्या है, डीएनए में मौजूद एक प्रकार का यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है ना, उपस्थित तो रहता है लेकिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। वहीं डीएनए एक न्यूक्लिड अम्ल होता है जो कि किसी जीवों की लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म प्रतीक की भांति जनकों से संतानों में पहुंचने का कार्य जो है वो करता है, इसे याद रखिएगा। ये टॉपिक आपका इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कि वो है आपका टायरोसिन ना। टायरोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास के प्रत्यस्थ, जिसे इलास्टिक भी कहा जाता है, उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रखता है, कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि इसे बेसिकली लिगामेंट्स यानी स्नायु जो कि आपका प्रत्यस्थ उत्तक होता है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रखता है ना। वही लिगामेंट्स जो है वो हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ जो है वो संबंध को जोड़ने का भी कार्य जो है वो करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका स्नायु लिगामेंट्स ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। बताइए किसके उपस्थिति में या फिर किस रूप में जमा होता है। डिटेल्स में बात करते हैं तो शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। और यह ऊर्जा जो है वो हमें शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से जो है वो प्राप्त होती है। अगर हम लोग शुगर की बात करते हैं तो शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है ना, और यह अवशोषण होकर के रक्त में विभिन्न अंगों तक ऊतकों में पहुंच जाती है। और यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या बोल सकते हो ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो जमा हो जाता है ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपका ग्लाइकोजन के रूप में ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि वह आपका गर्भनाल। गर्भनाल एक अंग होता है जिसके माध्यम से विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है और यह आपका गर्भाशय और भ्रूणनाल को जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपके पास की रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दबाव जो है वो बढ़ जाता है ना। वहीं इसके 3 प्राथमिक कारक है जो कि आपका जो रक्त परिवहन को प्रतिरोधी करता है ना, जिसमें फर्स्ट है आपका नलिकाओं की त्रिज्या, नलिकाओं की लंबाई और रक्त का क्षयता ना, ये 3 आपका प्रमुख कारण होता है, याद रखिएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जी हाँ, अगर हम सामान्य मनुष्य की बात करते हैं तो वह आपका 46। सामान्य मनुष्य में जो है वो आपका 46 गुणसूत्र होते हैं ना, जो इनकी द्विगुणी अवस्था है ना, याद रखिए कितनी अवस्था है, द्विगुणी अवस्था है, जिसमें आपके 22 जोड़ी ऑटोमोट जिसे दैहिक बोलते हैं तथा 23वां जोड़ा जो है वो आपका गुणसूत्र एलोजोम होता है यानी लैंगिक होता है, याद रखिएगा ना।
चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या या आभारी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है जब, बताइए कब कम होता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि ये कम तब होता है जब लिफ्ट जो है वो आपका एक समान गति से नीचे की ओर उतरती है। जब लिफ्ट जो है वो आपका एक समान गति से नीचे की तरफ उतरती है तो भार जो है वो आपका क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा ना। चलिए वहीं अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि मनुष्य का भार परिवर्तन जो है वो इन चीजों पर निर्भर करता है ना। जब लिफ्ट नियत त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाता है तो भार बढ़ता है, लेकिन जब लिफ्ट जो है वो नियत त्वरण के साथ नीचे की ओर आता है तब भार जो है वो कम होता है ना। और जब लिफ्ट जो है वो आपका नियत वेग से गति करता है तब भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस टॉपिक को आप याद रखिएगा ना। नेक्स्ट है आपके पास कि एक डायनेमो जो आपका विद्युत उत्पादन यंत्र होता है का प्रयोग डैश में बदलने के लिए किया जाता है। बताइए किस चीज में बदलने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा कि डायनेमो जो है वो आपका एक विद्युत उत्पादन यंत्र होता है जो आपका आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है। तो जी हाँ, साइकिल के टायर का अचानक से फट जाना जो है वो आपका एक एडियोबैटिक प्रक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का विनिमय जो है वो अचानक से और बिना समय के लिए हो जाता है ना, बिना समय लिए हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एडियोबैटिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कि ये क्या होता है, एडियोबैटिक प्रक्रिया होता है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे कम विचलन करती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो जितनी अधिक होती है उसका विचलन उतना ही कम होता है। चूंकि लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये सबसे कम विचलन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका लाल रंग ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है वो बनाता है। बताइए इसी इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है। तो जी हाँ, अवतल लेंस जो है वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं अवतल लेंस जो है वो आपका अपसारी लेंस होता है तथा इसमें अपवर्तन के पश्चात किरणें जो है वो आपके वास्तविक रूप में नहीं मिलती, वास्तविक रूप से नहीं मिलती है ना। और इस लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, इसे आप याद रखिएगा इस टॉपिक के अंदर ना। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचने के लिए जो है ना वो बेसिकली कंपास का यूज किया जाता है ना। किसका यूज किया जाता है, कंपास का यूज किया जाता है, याद रखिएगा ना। तो इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके किसी न किसी झारखंड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। हो सकता है क्वेश्चन आपका हूबहू नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी मैं कॉन्सेप्ट बताई हूँ कॉन्सेप्ट से कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका मैच करेगा 100% ना। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। इसके अलावा भी जितने भी पार्ट आपके ब्राइट IQ पे अपलोड हुए हैं साइंस का, उन सारे पार्ट को आप जाकर के स्टडी कर लीजिए। सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारे साथ इनका सारा का PDF भी जो है, PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो जी हाँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जाकर के जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां जाकर सारे PDF को डाउनलोड करके स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।